मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र ढोला मारूरा दुहा व्याख्या भाग। उससे पहले यदि ढोला मारूरा दुहा का कला पक्ष विशेषकर भाषा शैली पर संक्षेप में नजर डाली जाए तो ढोला मारूरा दुहा काव्य के कला पक्ष में भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि का विवेचन किया जाता है। कला पक्ष की बात बता रहा हूं मैं। भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि का विवेचन किया जाता है। इन सभी दृष्टियों से ढोला मारूरा दुहा काव्य का कला पक्ष सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जहां तक भाषा शैली की बात है तो ढोला मारूरा दुहा काव्य का स्वरूप समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। ढोला मारूरा दुहा का जो काव्य का स्वरूप है वो समय समय पर चेंजेज परिवर्तित होता रहा है। इनकी भाषा कुछ मिश्रित है, एक ही भाषा नहीं है, मिश्रित है। संपादक त्रय के अनुसार इसकी भाषा माध्यमिक राजस्थानी है, जो 13वीं शताब्दी से 15वीं-16वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत की प्रधान भाषा थी। कि माध्यमिक राजस्थानी है जो 13वीं शताब्दी से 15वीं-16वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत की प्रधान भाषा थी। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे कृत्रिम डिंगल ने मानकर तत्कालीन बोलचाल की राजस्थानी भाषा मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कृत्रिम डिंगल ने मानकर इसे बोलचाल की राजस्थानी भाषा मानते हैं, तो डॉक्टर मेनारिया इसे डिंगल भाषा मानते हैं। इसके अनुसार संपादक त्रय का मत है कि ढोला मारूरा दुहा काव्य की भाषा सर्वत्र एक सी नहीं है, कहीं प्राचीनता है तो कहीं नवीनता है। दोनों ही बातें मिलती है, कहीं कहीं प्राचीनता है तो कहीं नवीनता है, मतलब नया पुराना भाषा शैली देखने को मिलती है। इसमें गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है आदि के शब्द भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। इस कारण इसकी भाषा प्राचीन और नवीन भाषाओं का मिला जुला रूप है। मतलब गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी यत्र तत्र देखने को तो मिलता ही है, परंतु भाषा प्राचीन और नवीन भाषाओं दोनों का मिला जुला रूप इसमें क्या कि देखने को मिलता है। जहां तक शब्द प्रयोग का प्रश्न है, इसमें तत्सम, तद्भव और देशज सभी शब्दों की प्रचुरता है। तत्सम, तद्भव और देशज, तत्सम, तद्भव और तीनों शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। भावाभिव्यक्ति और प्रभाव उत्पादकता के लिए इसमें शब्द शक्तियों और काव्य के तीनों गुणों का प्रयोग किया जाता है। काव्य के तीन गुण मतलब ओज, प्रसाद, माधुर्य, तीनों गुणों का सामंजस्य देखने को मिलता है। कहीं कहीं मुहावरा, सुक्तियां और लोकोक्तियां भी प्रयुक्त है। और शैली की दृष्टि से ढोला मारूरा दुहा में सरल, अलंकृत, क्लिष्ट, कूट तथा सूक्त आदि शैलियों का प्रयोग इसमें हुआ है। सरल, अलंकृत, क्लिष्ट और कूट और सूक्त आदि शैलियों का प्रयोग इसमें हुआ है। इस तरह प्रस्तुत लोक गाथा काव्य में लोक भाषा की सजीवता, सरलता और स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। तो ये भाषा शैली संक्षेप में वो थी। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें छंद विधान के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाए तो काव्यगत भावों की सरस संप्रेषणीयता एवं गेयता को ध्यान में रखकर रचनाकार छंद का प्रयोग करते हैं। इससे अभिव्यंजना कौशल, संगीतमकता, भावानुकूल माधुर्य तथा नाद सौंदर्य आ जाता है। ढोला मारूरा दुहा में छंदों की विविधता नहीं है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। इसमें दुहा छंद का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि दुहा जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें गाहा, सोरठा, चंद्रायणा छंद का भी प्रयोग हुआ, लेकिन संख्या की दृष्टि से ये बहुत ही अल्प संख्या में है।
इसमें 668 दोहे, 4 गाहा, 13 सोरठे, 2 चंद्रायण छंद प्रयुक्त हुए हैं। गेय एवं नाद सौंदर्य की दृष्टि से इनमें लय, तुक, यति, मात्रा आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में छंद विधान लोक जीवन में गेयता की दृष्टि से भी प्रशस्त है, अर्थात प्रशंसनीय है। तो ये संक्षेप में एक भाषा से एक कला पक्ष का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ में यदि हम अलंकार योजना का भी संक्षेप चित्रण करें, प्रस्तुत करके, तो ढोला मारूरा धुआ काव्य में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकारों के रूप में अनुप्रास, यमक का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। शब्द अलंकार में अनुप्रास और यमक, और इसमें वैण सगाई अलंकार का विशेष प्रयोग हुआ है, जो कि राजस्थानी काव्य की विशिष्ट देन है। अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग पर्याप्त रूप में हुआ है। यहाँ जैसे अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वगैरह वगैरह इसमें अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये संक्षिप्त कला पक्ष के रूप में प्रिय विद्यार्थियों जानकारी थी। अब व्याख्या भाग देखिए आप। पंथी एक संदेश लहु, लग ढोलई पहचाई, विरह वाद वनी तनी, बसयु शहर गाजई आई। पंथी एक संदेश लहु, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कम दणी, सिसहर उगई आई। पंथी एक संदेश लहु, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कमलणी, सूरजी उग आई। कठिन शब्दार्थ। वाग का प्राय बाग, वनी का प्राय वन, तन का प्राय शरीर में, शहर का प्राय शिखर, और गाजे का प्राय गर्जना, कमदनी का प्राय कुमदनी, सिसहर का प्राय चंद्रमा, और कमलानी का प्राय मुरझाना, और सूरज का प्राय सूर्य, उगई का प्राय उदित होना। प्रसंग प्रस्तुत हुआ ढोला मारो धुआ काव्य से उद्धृत है। ये ढांडियों को अपना संदेश देती हुई मारवणी का कथन है। व्याख्या में देखिए आप। मारवणी ढांडियों से कहती है कि हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक यह संदेश पहुंचा दो कि विरह रूपी बाघ वन रूपी शरीर में बसा हुआ है, इसलिए तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जन करके इसे भगा दो। तथा मारवाणी आगे पुनः कहती है कि ये पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम सालू कुमार ढोला तक पहुंचा दो कि प्रेसी रूपी कुमदुनी कुमला गई है, इसलिए हे चंद्र, तुम आकर के उदित हो जाओ। ये माना जाता है कि चंद्रमा को देखकर ही कुमदुनी मिल खिलती है। आगे मारवणी कहती है कि हे पथिक, ढोला तक संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारी प्रेसी रूपी कमलिनी कुमला गई है, अर्थात तुम्हारी प्रेसी का रूप सौंदर्य तुम्हारे विरह में मुरझा गया है। इस रूप सौंदर्य को फिर से हरा करने के लिए अब तुम सूरज की तरह आकर उदय हो जाओ। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमलिनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा संसर्ग पाकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। विशेष में विरह का भाग बताकर उसकी प्रखरता व्यंजित की गई है। अभिलाषा और प्रिय स्मरण नामक विरह दशा का यह चित्रण हुआ है। इसमें विरणी की उद्दाम लालसा व्यक्त हुई है। वह पति का सामीप्य पाने के लिए उतावली रहती है, और रूपक और अनुप्रास इसमें अलंकार है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि मारवणी पुनः प्राकृतिक दृश्यों का प्राकृतिक या प्रकृति का एक तरह सहयोग लेती है। जैसे कि विरह रूपी बाघ वन रूपी शरीर में क्या कि बसा हुआ है, जो विरह को बाघ बताया है और वन को क्या कि शरीर बताया है। मतलब प्रकृति, और आगे प्रकृति का चित्रण के साथ साथ कि शिखर पर क्या कि मेघ के समान गर्जना करके इसे भगा दो। जो विरह है ये क्या कि बहुत अत्यधिक पीड़ित कर रहा, तो आप मेघ के समान गर्जे, मेघ के समान क्या कि मुझे अत्यधिक पीड़ा गर्जोगे तो ये विरह क्या कि भग जाएगा। इसके साथ कि प्रेसी रूपी कुमुदनी क्या कि कुमला गई, अर्थात क्या कि मारवणी क्या कि अधिक क्या कि एक तरह से
व्याकुल है अर्थात बहुत पीड़ित है, क्या कि एक तरह से क्या कुमुदिनी का जो पुष्प है उसकी भांति क्या कुमला गई है। और ये चंद्र क्या कि तुम उदित हो जाओ, और ये माना जाता है कि चंद्रमा को देख कर ही क्या कि एक तरह से कुमुदिनी क्या खिलती है। तो एक तरह से चंद्रमा को क्या कि एक तरह में संकेत किया, संकेत चंद्रमा को क्या कि एक चित्रित किया। तो आगे भी क्या कि पूरे उसमें क्या कि सूरज को क्या कि एक तरह से चित्र किया, सूरज के क्या कि तरह क्या कि उदय हो जाओ, और क्या कि सूर्य के उदय होने पर कमलिन क्या कि तुरंत क्या कि विकसित हो जाती है। तो क्या मार्वणि ने क्या कि प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक अंगों का इनका सहयोग लेकर और अपने विरह को दूर करने की कोशिश की है। इसी असंवेद के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।